जय हिंद दोस्तों आज पेश है कक्षा 12 का केमिस्ट्री विज्ञान से संबंधित मॉडल पेपर जो 2022 में पूछे जाने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए आज ले चलते हैं आपको क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आपको ये प्रारंभ में निर्देश 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। इसे बताया गया है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक निर्धारित उनके समक्ष दिए हुए हैं। तो दोस्तों, आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा जो आपको प्रश्न पत्र में लगाने होंगे, पढ़ने में लगाने होंगे। फिर उसके बाद में देखिए, पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड के 4 विकल्प दिए हुए हैं। सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका पर लिखिए। इसमें 4 विकल्प है। पहला विकल्प है आपका, ये देखिए क्या है कि फलक केंद्रीय घने जालक में एक एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या क्या होती है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। पहला ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। तो आपको बताना है कि फलक केंद्रीय घने जालक में एक एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। जी हाँ दोस्तों, तो परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर। अगर आप सही आंसर करते हैं तो आपको एक अंक मिल जाएगा। ठीक है, चलते बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है आपका ये। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल की मोलरता होती है। शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? ये आपको बताना है कि शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है। ये आपको कंफर्म करना है कि शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है। ऑप्शन आपको इस तरह से दिया हुआ है। तो आपका जो शुद्ध जल की मोलरता है वो कितनी है? 55.56। तो ये दूसरा भी क्वेश्चन आपका हो जाएगा आसानी से। ठीक है, क्वेश्चन के साथ बने रहें और आप हल करते रहें, क्योंकि ये मॉडल पेपर 2012 का है, 2022 का है। तो आप मेहनत करते रहें और क्वेश्चन के साथ बने रहें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, ग खंड है, निम्न में कौन सा ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होगा। निम्न में से कौन सा ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होगा। तो ये देखिए, कौन सा आपका जो अपचयित होने वाला है वो क्या है? Hg2O। ठीक है, ये आपका अपचयित होने वाला पदार्थ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है आपका ये। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्ध आयुकाल में क्या संबंध है। आपको संबंध पूछा जा रहा है आपसे कि प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्ध आयुकाल में संबंध है। तो ये संबंध है आपका क्या है? K = 0.6932/T½ ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, इसका ये आंसर सही है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोबेंजीन को क्या कहते हैं। नाइट्रोबेंजीन को और क्या कहते हैं? देखिए, आपके ऑप्शन इस तरह से है। नाइट्रोबेंजीन को कहते हैं कशीस का तेल, मिर्वेन का तेल, सिनेमन का तेल या विंटरग्रीन का तेल। तो क्या है इसमें सही ऑप्शन? ऑप्शन की तरफ आपको ले चलते हैं। तो ऑप्शन है इसमें मिर्वेन का तेल। दूसरा ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े आप। अगला क्वेश्चन देखें क्या है ऑब्जेक्टिव में। ये अगला क्वेश्चन है आपका कि यौगिक का युग्म जिसमें दोनों यौगिक टॉलन अपकर्मक के साथ धनात्मक परीक्षण देते हैं। यौगिक का युग्म जिसमें दोनों यौगिक टॉलन अपकर्मक के साथ परीक्षण देते हैं, वो कौन से हैं? आपको बताने हैं कि वो कौन से हैं। ग्लूकोज सुक्रोज, फ्रक्टोज सुक्रोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज। तो ये है आपका सही ऑप्शन ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन के तो देखिए, विकल्प खत्म हो गए। 6 विकल्प के थे, वो 6 नंबर आपको मिल गए। अब चलते हैं लघुत्तरीय क्वेश्चन की तरफ। अब लघुत्तरीय क्वेश्चन में देखिए, कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2, AgCl क्रिस्टल में मिलाने पर साटकी दोष उत्पन्न होता है, व्याख्या कीजिए। तो देखिए क्या होता है कि ये विद्युत उदासीन जो आपके यौगिक होते हैं उनको विद्युत उदासीन बनाए रखने के लिए 2 Ag आयन और एक Ca2+ द्वारा प्रदर्शित होते हैं। अतः प्रत्येक Ca+ आयन के प्रवेश पर जालक स्थल में एक छिद्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये उसका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हुआ? साटकी दोष में की व्याख्या। तो इसमें इसको अगर आप करेंगे तो आपको 2 नंबर देखिए, आपको दिखाई दे रहा है 2 नंबर।
तो दूसरे का का जब आप करेंगे तो इसका दूसरा का ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको ऐसे रट लेना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखें क्या है। अगला क्वेश्चन ये है कि एक विलयन में 40 ग्राम NaOH को 50 ml में घोला जाता है, यानी घोला गया है, तो विलयन की नॉर्मलता, मोलरता एवं नॉर्मलता की गणना कीजिए। तो देखिए क्या होता है कि मोलरता बराबर हम विलयन की क्या निकालते हैं, मोलरता। तो मोलरता बराबर होता है NaOH के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, और मोल की संख्या बराबर होती है NaOH के मोल की संख्या। अगर आप निकालेंगे तो NaOH का भार कितना, और भार बटे अणुभार। तो मोल की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, भार बटे अणुभार के। तो अणुभार आप तो निकाल ही सकते हैं, जितने भी परमाणु उपस्थित हैं उनके जो परमाणु भार होता है उनको आप जोड़ देंगे तो उसका अणुभार निकल आएगा। तो NaOH के मोलर की जो परमाणु है, देखिए यहाँ पर ये, तो मोलरता अगर आपको निकाले तो NaOH का भार कितना है, 40 ग्राम आपको दिया हुआ है, और भार NaOH का कितना होता है 40, तो 40 बटे 40 1 हो जाएगा, बटे यहाँ पर देखिए आयतन आपको लीटर में दिया हुआ है। आयतन किस में है, लीटर में। तो आयतन लीटर में करने के लिए आपको 50 ml दिया हुआ है, तो उसको 1000 से भाग दे देंगे तो आपका लीटर में निकल आएगा। ठीक है, तो देखिए तो क्या हुआ, तो 40 बटे 40 ये हो गया आपका 40 बटे 40। तो देखिए ये 40 बटे 40, तो ऊपर का 40 बटे जब 40 करेंगे तो ऊपर का कट जाएगा, तो ऊपर का आया कितना, 1 बटाया। अब देखिए 50 बटे 1000 जब करेंगे तो इसका मान आया 0.05 इतना आया। अब इसको जब आप हल करेंगे तो ये दशमलव हटा देंगे, यहाँ ऊपर 2 जीरो बढ़ा देंगे, तो 5 एकम 5, 5 बेसई हम 100, यानी कितना आया 20। ठीक है, तो ये 20 आपका 20 मोल आया, क्या आया 20। ठीक है, तो मोलरता आपकी निकल आई। ठीक है, अब करा कि NaOH की नॉर्मलता एवं मोलरता समान होगी, क्योंकि इसका तुल्यांकीय भार एवं अणुभार समान होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही रोचक लग रहा होगा, हालांकि ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है और आपको 2 नंबर दिला सकता है अगर आप कहीं भी मिस्टेक नहीं करेंगे। तो क्या करना होगा कि NaOH के पहले मोलरता निकालनी होगी, तो मोल की संख्या बटे विलयन का आयतन, और तो मोल की संख्या बराबर आपको याद रखना होगा कि भार बटे अणुभार होता है। तो भार आपको दे होगा जो भाई है क्वेश्चन में, वो आपको देखिए दिया हुआ, यहाँ देखिए 40 ग्राम है, यहाँ ये देखिए 40 ग्राम है NaOH, तो 40 ग्राम आपका भार दे ही दिया गया, और इसका अणुभार है आपका 40। ठीक है, और ये आपका जो लीटर है देखिए को 50 ml में घोला गया है। ठीक है, तो 50 ml आपका 50 ml को किस में बनाना होगा, लीटर में बनाना होगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया उत्तर। ठीक है, तो इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि विद्युत रासायनिक श्रेणी में, दूसरा का खा के बाद गा का है, यद्यपि विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है, किंतु यह वायु और जल में अस्थायी है, क्यों। तो देखिए क्या होता है कि यद्यपि विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है, किंतु यह वायु तथा जल में अधिक अस्थायी है। वायु तथा जल में अधिक अस्थायी, क्योंकि ये गर्म तथा जलवाष्प के साथ उच्च ताप पर क्रिया करता है। क्लियर, यही पॉइंट है कि उच्च ताप पर क्रिया करता है और साधारण ताप पर जल के साथ की क्रिया मंद हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका आंसर, मतलब ये आपका लिखित है। अगर आप इसको लिखेंगे तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अमोनिया की क्लोरीन से अपक्रिया होती है। अमोनिया की क्लोरीन से क्या अपक्रिया होती है, ये पूछ रहा है कि अमोनिया की क्लोरीन से। तो अमोनिया का सूत्र NH3 और क्लोरीन का सूत्र क्या है। तो देखिए इसकी अपक्रिया क्या होती है। अमोनिया की क्लोरीन से अपक्रिया 2 प्रकार की होती है। अमोनिया की क्लोरीन से अपक्रिया कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। देखिए कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार। जब अमोनिया आधिक में होता है, यहाँ पर अमोनिया की मात्रा देखिए यहाँ पर कितनी है, ज़्यादा है, 8 NH3 है। जब अमोनिया की मात्रा अधिक होती है तो नाइट्रोजन और अमोनियम क्लोराइड बनता है। जब अमोनिया अधिक में होता है, यानी
NH3 प्लस 3Cl2 जब आप क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड और N2 प्राप्त होता है। ठीक इसके बाद में जब क्लोरीन की मात्रा अधिक होती है, यहाँ पर इसके मॉलिक्यूल कितने हैं, NH3 प्लस 3Cl2। क्लोरीन की मात्रा जब अधिक हो जाती है तो क्या बनता है, NCl3 प्लस HCl प्राप्त होता है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन अगर आप दोनों लगा देंगे तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए इसका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि अमोनिया की क्लोरीन से क्रिया कैसे होती है। तो अमोनिया की जो क्लोरीन से क्रिया होती है 2 प्रकार की होती है। पहला, जब अमोनिया की अधिक होती है तो N2 तथा NH4Cl प्राप्त होता है, और जब क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा होती है तो NCl3 और HCl प्राप्त होते हैं। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, हम फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राउल्ट के वाष्पदाब अवनमन नियम लिखिए, इसकी सीमाएं भी लिखिए। तो तीसरा क्वेश्चन आ गया, ये भी 2 नंबर का है। तो राउल्ट के वाष्पदाब अवनमन आपको लिखने हैं। तो देखिए, राउल्ट के नियमानुसार किसी विलयन के वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन विलीय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो P माइनस PS अपान P इक्वल टू N1/N1 प्लस N2, जहाँ P तथा PS क्रमशः विलायक और विलयन के वाष्पदाब हैं, और N1 तथा N2 क्रमशः विलेय और विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या है। सीमाएं आपसे, अब देखिए इतना करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा। फिर आपसे सीमाएं पूछ रहा है कि राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या होती हैं। तो पहला सीमा, राउल्ट का नियम विलयन पर लागू होता है। राउल्ट का नियम तन विलयनों पर लागू होता है। सांद्र विलयन राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं। क्लियर, पहला हो गया। दूसरा, यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है। तीसरा, राउल्ट का नियम क्या होगा, वैद्युत अपघट्य के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। चौथा है कि जो पदार्थ विलयनों के में संगुणित हो जाते हैं उन पदार्थों में भी राउल्ट का नियम नहीं लगता है, यानी राउल्ट का नियम पालन नहीं होता। ठीक है, तो ये उनकी सीमाएं हो गई। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप करते चलें आगे। अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको ये करना होगा कि फैराडे का वैद्युत अपघटन का नियम लिखिए। फैराडे का वैद्युत अपघटन नियम आपको बताना है कि फैराडे का वैद्युत अपघटन नियम क्या है। ठीक है, तो फैराडे का वैद्युत अपघटन नियम आपको लिखने हैं। इसका देखिए, ये है फैराडे का वैद्युत अपघटन नियम। ये इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त पदार्थ के द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा के समानुपाती होते हैं। ठीक है, ये पदार्थ है किसका, राउल्ट के नियम का है। ठीक है, राउल्ट का नियम क्या है कि इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा के समानुपाती होता है। इसे क्या कहते हैं, राउल्ट का इसे क्या कहते हैं, फैराडे का विद्युत अपघटन का पहला नियम कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, द्रव स्नेही एवं द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं, एक एक उदाहरण दीजिए। देखिए, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी। तो द्रव स्नेही कोलाइड कौन होते हैं कि वह कोलाइड पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आकर तुरंत कोलाइडी कणों में विभाजित होकर कोलाइड विलयन बनाते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। ठीक है, फिर से देखिए, बताया गया कि वह कोलाइड पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आकर के तुरंत कोलाइडी कणों में विभाजित हो जाते हैं, कोलाइडी विलयन बनाते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। इनको अवक्षेपित करने के बाद फिर से द्रव के संपर्क में लाकर सुगमता से कोलाइडी विलयन बनाया जा सकता है। इस विशेष गुण के आधार पर उत्क्रमणीय कोलाइड कहते हैं, जैसे जिलेटिन है, स्टार्च है, गोंद है, प्रोटीन आदि। अगला है द्रव विरोधी कोलाइड। क्या है, वह कोलाइड पदार्थ जो
विलायक के संपर्क में आने पर सरलता से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते, ध्रुव विरोधी कोलाइड कहलाते हैं। इन्हें अवक्षेपित करने के बाद फिर कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करना प्राय कठिन हो जाता है, अतः ये अनुत्क्रमणीय कोलाइड कहलाते हैं। ठीक है, उत्क्रमणीय कोलाइड होता है तो वो दोनों दिशाओं में चला जाता है, लेकिन ये कैसा है, अनुत्क्रमणीय। जैसे धात्विक या धातु ऑक्साइड, धात्विक हाइड्रोक्साइड, धातु सल्फाइड आदि। ठीक है, तो ये हुआ ध्रुव विरोधी कोलाइड। ध्रुव विरोधी कोलाइड फिर से देख लें, वो कोलाइडी विलयन जो विलायक के संपर्क में आने पर सरलता से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, लेकिन वो ध्रुव अस्नेही जो हैं वो सरलता से कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। फिर बताया गया कि ध्रुव विरोधी कोलाइड, इन्हें अवक्षेपित करने के बाद फिर ये कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करना इनको कठिन हो जाता है और वो पुनः आ जाते हैं। ठीक है, ये सब होता है। अगला क्वेश्चन देखें, रासायनिक समीकरण देते हुए SO2 की विरंजक क्रिया के कारण को समझाइए। ये देखिए, तो SO2 अपचयन के कारण विरंजक का गुण निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। पहला है कि जब SO2 + 2H2O के साथ में क्रिया कराते हैं तो देखिए क्या होता है, H2SO4 बनता है। ठीक है, देखिए जहाँ जब SO2 है + 2H2SO4, तो जब क्रिया करेगा तो यहाँ पर H2SO4 है ना, तो 2H2SO4, देखिए ये अब क्रिया करता है SO2 से 2H2 से, तो जब 2H2 से अब क्रिया करेगा तो H2 वो जब यहाँ होगा तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन यहाँ निकल जाएगा, तो H2 यहाँ होगा, और देखिए यहाँ पर SO2 यहाँ था और यहाँ पर देखिए आपको 2 O मिल जाएगा, तो 2 वो यहाँ का और 2 यहाँ, तो 2 2 4, तो H2S यहाँ का H2SO4 मिल गया आपका, क्या मिला, H2SO4 प्लस देखिए इसमें से आपको 4 हाइड्रोजन थे तो 2 हाइड्रोजन निकल गए यहाँ पर, तो 2 ही हाइड्रोजन आपको यहाँ पर बचा। ठीक है, तो ये बना आपका, अगर H2SO4 को जब जल से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। फिर ये रंगीन पदार्थ है, ये रंगीन पदार्थ H इसमें अगर मिलता है तो ये हाइड्रोजन पदार्थ अगर मिल जाता है तो ये रंगहीन हो जाता है, रंगीन से रंगहीन बन जाता है। कैसा है, रंगीन से रंगहीन हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट है। संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था का प्रदर्शन क्यों करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्यों करते हैं कि संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, N-1 D 1 to 10 1 to 10 है। N-1 D कक्षकों तथा N कक्षकों की ऊर्जाओं में अधिक अंतर नहीं होता है, अतः संक्रमण तत्वों में N-1 D तथा N-S दोनों कक्षाओं का आबंध निर्माण करने के लिए उपलब्ध रहते हैं। +1 तथा +2 ऑक्सीकरण अवस्थाओं में N-S इलेक्ट्रॉनों का योगदान होता है, जबकि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में जैसे 3+, +4, +5, +6 आदि के आबंध निर्माण में N कक्षकों के साथ N-1 D इलेक्ट्रॉनों का भी योगदान होता है। उत्तेजित अवस्था में N-1 D इलेक्ट्रॉन आबंध निर्माण में भाग लेने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं तथा परमाणु विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करने के योग्य हो जाते हैं, जैसे Sc का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D1 4s2 है, जब यह केवल 4s इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करता है तो +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, परंतु जब ये दोनों 4s इलेक्ट्रॉनों के साथ एक D इलेक्ट्रॉन का भी उपयोग करता है तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाती है, तो इसकी +3 हो जाती है। ठीक है, तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है। ठीक है, ये है आपका उत्तर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोबेंजीन को नाइट्रोबेंजीन की NO2, ये नाइट्रो समूह हो गया। अब देखिए NO2 जब बेंजीन समूह में लग जाता है तो उसे नाइट्रोबेंजीन कहते हैं। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन 3 नंबर का है कि नाइट्रोबेंजीन की NO2 समूह तथा
बेंजीन वलय की एक एक अपक्रिया के रासायनिक समीकरण दीजिए। देखिए ये हो गया आपकी एक एक समीकरण हो गई। फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन है आपका नाइट्रोबेंजीन की NO2 समूह तथा बेंजीन वलय की एक एक अपक्रियाओं के रासायनिक समीकरण दीजिए। तो ये देखिए NO2 समूह की अपक्रिया नाइट्रो समूह की देखिए बेंजीन के नाइट्रो समूह से मिले नाइट्रो समूह बेंजीन वलय से जुड़ा होता है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। नाइट्रो बेंजीन में नाइट्रो समूह यानी NO2 NO2 समूह किससे जुड़ा होता है? बेंजीन वलय से। बेंजीन वलय यानी रिंग से, बेंजीन से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, बेंजीन से जुड़ा होता है। अपचयन नाइट्रोबेंजीन का अपचयन निम्न पदों में होता है। देखिए अब बेंजीन का सूत्र C6H5 है, लेकिन जब नाइट्रो जुड़ जाएगा तो C6H5NO2 हो जाएगा। ये आपका क्या है? नाइट्रोबेंजीन है। तो जब नाइट्रोबेंजीन अपक्रिया करता है, देखिए यहाँ पर 2H से, तो क्या होगा कि H2O इसमें से निकल जाएगा, H2O समूह इसमें से निकल जाएगा। तो क्या बचेगा? C6H5NO, 6H5, तो ये बन जाएगा नाइट्रोसो। क्या बना आपका? नाइट्रोसोबेंजीन। फिर नाइट्रोसोबेंजीन को जब आप क्रिया कराएंगे तो फिनिल हाइड्रॉक्सिल अपक्रिया बनी। क्या बना? फिनिल हाइड्रॉक्सिल। फिर इस पर अपक्रिया आप करते हैं, 2H से अपक्रिया कराते हैं तो क्या बन जाता है? एनिलीन, C6H5NH2 बन जाता है। ये क्या बनता है आपका? ये आपका एनिलीन बन जाता है। इसी को आप, ये आपका एनिलीन बनता है। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन का अपचयन उत्पाद माध्यम में pH और अपचायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। फिर बताएगा कि इसकी वलय की अपक्रिया, बेंजीन वलय की अपक्रिया इलेक्ट्रॉन असरही प्रतिस्थापी अपक्रिया। नाइट्रोबेंजीन में NO2 समूह बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ होता है। ये देखिए नाइट्रीकरण अपक्रिया में क्या होगी कि नाइट्रोबेंजीन को सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 90 से 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर, 90 से कितने डिग्री सेल्सियस पर? 90 से 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर आपको M डाइनाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। ठीक है, ये देखिए आपका, ये आपका नाइट्रोबेंजीन है। HNO3 से अपक्रिया कराते हैं कितने डिग्री पर? 95 से 100 डिग्री सेल्सियस पर। किसकी उपस्थिति में? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। ठीक है, तो आपको क्या बनता है आपका? तो आपको बनता है डाइनाइट्रो। देखिए एक नाइट्रो यहाँ है, एक नाइट्रो यहाँ, तो डाइनाइट्रो हो जाता है, डाइनाइट्रोबेंजीन हो जाता है। क्लियर? फिर डाइनाइट्रोबेंजीन को सोडियम नाइट्रिक अम्ल और सोडियम सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण के साथ में गर्म करने पर 135 ट्राई नाइट्रोबेंजीन, TN भी लिखा है ना, तो ट्राई नाइट्रोबेंजीन होता है। ये देखिए आपका, ये दिख रहा है आपका 135, तो 1 पर, 3 पर और फिर 5 पर, 3 पर ट्राई नाइट्रोबेंजीन बनती है। यह अपक्रिया लगभग 5 दिन में पूर्ण होती है। ठीक है, ये अपक्रिया 5 दिन में पूर्ण होती है। देखिए ये आपका डाइनाइट्रो था, ये डाइनाइट्रो है। डाइनाइट्रोबेंजीन, जब डाइनाइट्रोबेंजीन के साथ में जब HNO3 से अपक्रिया करते हैं किसके प्रेजेंट में? H2SO4 में, तो एक NO2 इसमें और जुड़ जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जुड़ गया ना, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो 1 2 3, 1 2 3 4 5 है। किस में हो गया? अभी आपको दिखाते हैं। देखिए जैसे यहाँ हुआ 1 2 3 4 5, 5 हुआ ना, तो एक नाइट्रो यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो 135 ट्राई नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। यह अपक्रिया कितने दिनों में? 5 दिनों में पूरी होती है। ठीक है, अगला देखें। अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है कि ताप में 293 केल्विन से 313 केल्विन तक वृद्धि करने पर किसी अपक्रिया के वेग में किसी अपक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। इस अपक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा की गणना यह मानते हुए कीजिए कि ये मान ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता। तो आपको दिया हुआ T बराबर कितना? 100, आपका 293 ये के है, और दूसरा से बढ़ कर के कितना हो जाता है आपका?
ये T2 कितना हो जाता है, ये 313 केल्विन। ठीक है, तो log K2 बाई K1 बराबर ये आपका मान है E ये बाई 2, हाँ ये मान है आपका कितना, T2 माइनस देखिए, तो T2 बटे T1 T2, तो E1 का मान जब आप यहाँ लाएंगे तो ये ऊपर हो जाएगा, तो क्या होगा तो ये होगा 2.303 R T1 T2 बाई T2 माइनस T1 log K2 K1। फिर देखिए क्या होता है, अब आप इस मान को यहाँ ले आएंगे, ये तो log K2 बटे log K2 K1 log 4/1, तो log 4 का मान आपका मान इतना है, तो E बराबर कितना हो जाएगा, ये देखिए ये पॉइंट आपको कुछ रटने होंगे यहाँ पर 0.303 इंटू 8.314 जूल। ठीक है, ये देखिए आपको याद रखना होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, समझ गए ना, ये देखिए इसको आपको लिखना पड़ेगा, याद करेंगे समझ में आ जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, एक दंतुर द्विदंतुर एवं उभय दंतुर लिगेंड से क्या तात्पर्य है, प्रत्येक के 2 उदाहरण भी दीजिए। तो देखिए ये है इसका उत्तर। लिगेंड का एक परमाणु दाता परमाणु होता है जो केंद्रीय धातु आयन को एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके उपसहयोगी आबंध बनाता है, जबकि एक लिगेंड धातु से एक दाता परमाणु द्वारा परिबद्ध होता है, जैसे Cl-H2O लिगेंड एक दंतुर है। जब लिगेंड 2 दाता परमाणु द्वारा परिबद्ध होता है, जैसे H2N CH2CH2N2 यानी एथेन 1,2 डाईएमीन, अथवा ये जब होता है तो ऐसे क्या कहते हैं, ऐसे लिगेंड को क्या कहते हैं, द्विदंतुर कहलाते हैं। ठीक है, और अगला देखें कि वो लिगेंड जो 2 भिन्न परमाणुओं के साथ जुड़ जाता है उसे उभय दंती या संलग्नी या उभय दंतुर लिगेंड कहते हैं। ऐसे लिगेंड के उदाहरण NO2 SNCN NO2 आदि केंद्रीय धातु परमाणु आयन से या तो नाइट्रोजन द्वारा अथवा ऑक्सीजन द्वारा संयोजित हो सकता है। इसी प्रकार HCN- आयन सल्फर और नाइट्रोजन परमाणु द्वारा संयोजित हो जाता है। ठीक है, ये देखिए आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलें, अगले क्वेश्चन की तरफ। जी, साक्ष्य द्वारा सिद्ध कीजिए कि CONH3 का होल 5 ClSO4 एवं CONH3 का होल 5 SO4 Cl आयनीकरण समावयवी हैं, ये आपको सिद्ध करने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन है, लकड़ी के भंजक आसवन से मिथिल अल्कोहल के निर्माण किस प्रकार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, लकड़ी के भंजन द्वारा मिथिल अल्कोहल का निर्माण, ये देखिए आपको भी बता दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक आप पढ़ें, फिर हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। ठीक है बच्चों, फिर हम मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहें, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।